हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ग्रेड ए प्लस। और आज हम सॉल्व करते हैं 10th स्टैंडर्ड का पेपर। सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पार्ट 1। चलिए फिर सॉल्व करते हैं आज का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव अ वैलेंसी 2. This means that their position in the modern periodic table is in dash. ऑप्शन है ए ग्रुप 2, बी ग्रुप 16, सी पीरियड 2, डी डी ब्लॉक्स। तो सबसे पहले देखते हैं पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो वर्टिकल कॉलम्स है। वर्टिकल कॉलम उसको बोला जाएगा ग्रुप्स। ऐसे कितने ग्रुप्स है उसके? ऐसे 18 ग्रुप्स है। तो फर्स्ट कॉलम में है हाइड्रोजन और 18th के सेकंड में आएगा वो है हेलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, वो आता है 18th नंबर के कॉलम में। तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स में आएगा, ये जो ग्रुप्स दिए गए हैं, इस ग्रुप्स में जो फर्स्ट ग्रुप में रहेगा, जो भी नंबर उनका फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी 1 रहेगी। जहाँ ये अगर कोई भी एलिमेंट जो सेकंड ग्रुप में है तो उसकी वैलेंसी 2 रहेगी, 3 अप टिल 4। तो ये रहेगा ग्रुप। और वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला गया है पीरियड्स। पीरियड्स ऐसे कितने पीरियड्स है? ऐसे पीरियड्स है 7। और ये पीरियड का वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो ऐसी है, जो जिस पीरियड में रहेगा वो उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड में कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जितने कितने शेल होंगे? 1 शेल, बिकॉज उसका एलिमेंट ही 1 है। अगर कोई पीरियड नंबर सेकंड में तो उसकी शेल्स कितनी रहेगी? 2 शेल्स। कोई 3 नंबर के पीरियड में है तो उसकी शेल्स कितनी आएंगे? 3 शेल्स। इस तरह से आपका ये डाउन टू द ग्रुप्स वैलेंसी सेम रहेगी एंड पीरियड्स उसकी शेल्स का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैविंग अ वैलेंसी 2, जिसकी वैलेंसी 2 है, ग्रुप के अंदर सभी जो ग्रुप में आएगा उसकी वैलेंसी सेम रहेगी। अब देखो, जिसकी वैलेंसी 2 है, दैट मींस देयर पोजीशन। तो उसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी? तो देखो यहाँ पे 2 वैलेंसी किसकी होगी? ग्रुप नंबर 2 की। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। हमने क्या देखा? ग्रुप 2। तो अब हमारा आंसर होगा ए ग्रुप 2। तो ये है उसका आंसर। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है फर्स्ट ए का 3। डाइडैश इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप ऑफ अ कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑप्शन ए निक्रोम, बी कॉपर, सी टंगस्टन, डी एल्यूमिनियम। सबसे पहले जरूरी है कि हमें क्वेश्चन समझ लेना है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इज यूज, डाइडैश इज यूज मीन्स जो ऑप्शन दिया है उसमें से एक जो यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? सेलोनाइड, जिसको इसको ऐसे इस सेलोनाइड कॉइल टाइप, सेलोनाइड टाइप कॉइल, ऐसी कॉइल बनाया जाता है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये कहाँ पे यूज होगा? वो यूज होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। तो ये सबको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरह से रहता है और वो लाइट देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ऑप्शन निक्रोम, ए ऑप्शन निक्रोम। निक्रोम जो यूज किया जाता है वो शेगड़ी, इलेक्ट्रिक शेगड़ी जो रहती है उसमें यूज किया जाता है। निक्रोम लाइट नहीं देता है, निक्रोम हीट देता है, HEAT हीट। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि निक्रोम हीट देगा। दूसरा है बी कॉपर। कॉपर, कॉपर को सी कॉपर, ये कॉपर भी हमारा जो बड़े बड़े केबल्स रहते हैं, बड़े बड़े अप्लायंस, एक्सपेंसिव अप्लायंस रहते हैं घर के अंदर, जैसे कि मिक्सर, फ्रिज और कूलर के जो वायर रहता है, 3 पिन रहते हैं, उसके लिए कॉपर यूज किया जाता है। तो ये कॉपर भी नहीं रहेगा। दूसरा है नंबर सी टंगस्टन, इसको डब्ल्यू भी लिखा जाता है। टंगस्टन यही हमारा अप्लायंस है, टंगस्टन डब्ल्यू, क्योंकि ये बहुत बहुत देर तक टूटता नहीं है और वो क्या देगा? लाइट देता है। इसलिए सही ऑप्शन हमारा सी है टंगस्टन। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को जो बड़े बड़े पोल्स रहते हैं ना, उसमें देखा होगा आपने, ये चीप रहता है, बहुत इजीली मिल जाता है, उसकी कीमत कम रहती है। तो एल्यूमिनियम भी हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है टंगस्टन। इसका आंसर इस तरह से लिखना है, ऑप्शन सी टंगस्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो है द रिएक्शन इन विच आयंस
in the reactants are exchanged to form a precipitation it's called. ऑप्शन है ए कॉम्बिनेशन, बी डिकम्पोजिशन, सी डिस्प्लेसमेंट, डी डबल डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है रिएक्शन इन विच, एक रिएक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर आयंस, रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के आयंस है आर एक्सचेंज होते हैं, उसके आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, और वो एक्सचेंज होने के बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं. सबसे पहले चलो फिर एक एक के बाद एक देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा. द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसको बोला जाता है, कोई भी चीज का कंबाइन होती है तो उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन. उसका पहले फॉर एग्जांपल देखते हैं. देखो C प्लस O2, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, CO2. यहाँ पे कहीं भी आयंस एक्सचेंज नहीं हुए, इसलिए फर्स्ट हमारा ये सही नहीं है. तो चलते हैं अगले बी की तरफ, बी ऑप्शन की तरफ. डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन किसको बोले, वही हमारा पहले ही रिएक्शन लेते हैं, पहला ही एग्जांपल लेते हैं. देखो डिकम्पोजिशन किसका होता है, CO2. इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसका डिसोसिएशन हुआ, टूट जाते हैं, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन होना. जैसे कि C प्लस O2, कहीं पे भी आयन एक्सचेंज नहीं हुए, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो बी भी हमारा आंसर नहीं होगा. तो बी को भी कट करते. चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, वो है डिस्प्लेसमेंट. अब देखो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे कि एक जगह से चेंज होके दूसरी जगह पे चले जाना. तो फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट लेते हैं, CuSO4. तो ये है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा और एक चौक यूज करती हूँ जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा. Fe, तो ये रिएक्शन किस तरह से होगी, देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जगह छोड़ देना. तो ये क्या करता है, SO4 यहाँ की जगह छोड़ देता है, Fe के साथ रिएक्ट होके Fe के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे FeSO4. Fe और किसके साथ गया है, Fe गया है SO4 के साथ, O4. और प्योर फॉर्म में कौन बाहर निकला है, प्योर फॉर्म में कॉपर बाहर निकला है, इसको बोलेंगे Cu. तो ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, आयन एक्सचेंज हुए क्या, कहीं पे भी आयन एक्सचेंज नहीं हुई, सिर्फ उसने SO4 ने अपनी प्लेस चेंज की, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेकिन हमें तो चाहिए आयन एक्सचेंज कौन करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है. तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ चलते, जो कि है डी ऑप्शन. डी ऑप्शन में दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे इजी वाला हम एग्जांपल लेंगे जो बहुत बार आपको पता होता है, वो है HCl प्लस, इसके लिए मैं दूसरा चौक यूज करूंगी, NaOH. सबको ये पता है कि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस यार, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी बेस्ट एग्जांपल है. तो यहाँ पे आयन किस तरह से चेंज होते हैं वो देखेंगे. कभी भी पता है Cl जाएगा Na के साथ, तो किस तरह से लिखेंगे हम, Na और ये Cl. ठीक है, ये ने Cl ने अपनी जगह प्लेस चेंज की, Cl के आयंस एक्सचेंज हुए Na के साथ, और दूसरा है, और ये H जो है वो जाएगा OH के साथ. तो इस तरह से हम लिखते हैं. तो H कहाँ पे जाएगा, आपको पता है जब 2H होते हैं और 1O होता है उसको बोला जाता है H2O. ये O कहाँ से आया, OH से O आया, इसकी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे H2O. तो देखो यहाँ पे H आयन एक्सचेंज हुआ है OH के साथ, Cl आयन एक्सचेंज हुआ है Na के साथ, और वही पूछा गया है द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज. रिएक्टेंट्स देखो यहाँ पे दोनों भी रिएक्टेंट्स इस तरह से एक्सचेंज हुए, दैट्स व्हाई आंसर रहेगा डी, और यही हमारा सही आंसर है डी, जिसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यही हमारा. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो है फर्स्ट ए का 4th नंबर. Light change its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This process is, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये प्रोसेस है. ऑप्शन इस तरह से है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. मैं यहाँ पे पहले इधर क्वेश्चन को समझ लेंगे. लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन. अब लाइट एक यहाँ पे मीडियम है,
ये पहला मीडियम हुआ, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड। तो यहाँ से लाइट को इधर ट्रांसफर, इस मीडियम से लाइट को इस मीडियम में गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। तो देखो पहले एक एक करके एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसको बोला जाएगा? ये कोई रिफ्लेक्शन जिसको बोला जाता है, वो लाइट आती है, इंसिडेंट लाइट कहीं पे गिरती है और वहां पे गिरने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज होता है, गिर के जब वापस चल रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये यहाँ पे गिरी है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग मीडियम या फिर प्लेन के ऊपर गिरी है, गिरने के बाद वो आगे चल रही है और इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे नहीं जा रही है, दोनों इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों भी एक ही मीडियम है, तो इसकी वजह से हमारा कोई भी यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा, इसकी वजह से ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन बी, डिस्पर्शन, लाइट गिरने के बाद वो अलग अलग उसमें अलग अलग इसमें फॉर्म होती है या मूव होती है। तो देखो यहाँ पे एक लाइट है, ये गिरती है और फिर वो लाइट के डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्स होता है, कलर में डायरेक्शन में निकलती है, उसको बोला जाता है डिस्पर्स। और स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, तो इसकी डिस्पर्शन होता है, मीन्स वो कलर दिखाती है अलग अलग, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट मीन्स एक मीडियम से दूसरे तरंग में निकल के जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा कोई ड्रॉप, वाटर ड्रॉप यहाँ पे लाइट आने के बाद यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे टच होगी और यहाँ पे फिर से आके ये जो मिलके निकलेगी, तो इसको बोला जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसको हम रेनबो भी एक बेस्ट एग्जांपल है स्कैटरिंग और डिस्पर्शन और रिफ्लेक्शन का। तो ये जो डिस्पर्शन हो रहा है, ये अलग अलग कलर निकल के बाहर निकल रहे, तो ये भी नहीं होगा, स्कैटर भी नहीं होगी लाइट। जैसे कि हम सनसेट देखते हैं, सनसेट एंड सनराइज जो देखते हैं, वो भी नहीं होगा, हो रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये भी नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं है। तो दूसरा देखते हैं, लास्ट वाला रिफ्लेक्शन, लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन वन गोइंग टू अनदर मीडियम, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। उसका सही आंसर क्या है? तो उसका आंसर है डी, रिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे एक मीडियम में लाइट आ रही है और दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो हमारा आंसर, सही आंसर है डी, दैट इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो है फर्स्ट ए का फिफ्थ क्वेश्चन, CaO means calcium oxide plus H2O water, it gives Ca in bracket OH2 plus heat is an example of reactions। उसके ऑप्शंस है इस तरह के, A exothermic reaction, B electrolysis reaction, C decomposition, D endothermic reaction। तो ये जो रिएक्शन है पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन है, ये चारों में से कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हिट आपको या फिर बहुत अच्छी हिंट आपको मिली है, ये हिट, ये बहुत अच्छी हिंट है। फिर भी हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह के। एक्सोथर्मिक, जहाँ पे हीट बाहर निकलती है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका सही आंसर है ये फर्स्ट ए। फिर भी मैं आपको आगे का समझा के देती हूँ। ए एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रोलाइसिस आयंस नहीं निकल रहे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं बोल सकते हैं। और ये यहाँ पे डिकम्पोजिशन, यहाँ पे कहीं भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जहाँ पे हीट अंदर खींची जाती है उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो सी है, ये बहुत बार आपने देखा होगा, जिसको चून खड़ी बोला जाता है, चूना बोला जाए, चूना चिनुड़ी, क्विक लाइन बोला जाता है, ये बहुत लोगों ने देखा है। जैसे ही आप चूना को हाथ लगाते हैं तो आपके जो हाथ होते हैं वो जल जाते हैं, इसलिए पान को लगाते हैं ना, वही ये चून खड़ी बोला जाता है, क्विक लाइन बोला जाता है। और उसको जलाते हैं, जलाने के बाद ये बनता है, जब उसके वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हीट बाहर निकलता है। तो इसका सही आंसर है फिर ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही है आपका सही आंसर, एक्सोथर्मिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो है फर्स्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसका फर्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ए, रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हमारे
प्लस प्लस ड्यूरिंग अ सेलुलर, सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है, टेकिंग ऑक्सीजन एंड द गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेल के अंदर जब ये रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है या नहीं, या फिर ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन मीनिंग है, रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये जल्दी से समझ में आएंगे। जैसे कि Zn प्लस CuSO4, तो ये एक रिएक्शन है, देखो Zn है और CuSO4 है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे Zn के साथ तो SO4 जाता है, मीन्स Zn ऑक्सीडाइज होता है, Zn हाईली रिएक्टिव है, Cu से हाईली रिएक्टिव Zn है, तो Zn जस्ट मोर रिएक्टिव है, इसकी वजह से उसकी रिएक्शन इस तरह ZnSO4, रिएक्टिविटी सीरीज में हाई है वो, तो Cu की रिप्लेसमेंट कर लेता है, वो उसकी जगह पे चला जाता है। अब पहले Cu था, Cu प्योर फॉर्म में निकल जाता है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तो उसका क्या हो, ऑक्सीजन उसने लूज कर लिया, तो पहले देखते हैं, देखो ये है Zn, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक। अब रिड्यूस किसने किया, किसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, उसको बोलेंगे रिडक्शन। दोनों ही एक ही रिएक्शन में हुआ, इस दोनों में ऑक्सीडेशन भी हुआ, साथ साथ रिडक्शन भी हुआ। कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, उसकी वजह से कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, और जिंक ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसलिए जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एक ही साथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हमारी सेल में भी होता है, जैसे कि H2O, CO2, कार्बन ऑक्सीजन को लेता है, हाइड्रोजन छोड़ देता है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन सेल में भी होती है, तो ये इसका आंसर आएगा ट्रू। रेडॉक्स रिएक्शन एक ही रिएक्शन में दोनों भी चीजें होता है, ये होता है सेल में, और ये क्या है, आंसर इसका आएगा ट्रू। यस, रेडॉक्स रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन में, ड्यूरिंग अ सेलुलर रेस्पिरेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो है सेकंड, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको ऑड को आउट करना है। ऑप्शन है लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, क्लास में भी आपको बताया है कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर ध्यान देके पढ़ते हो, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा इसमें क्या आउट, क्या ऑड है, क्या आउट है। तो बहुत सिंपल है, तो फिर भी मैं आपको समझा के देती हूँ इसमें क्या है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में साउंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फिर एक बार बड़े साउंड में कन्वर्ट होगा। माइक्रोफोन, लेकिन यहाँ पे यूज किया जाता है, मैग्नेट यूज किया जाता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो भी बोलते हो दूसरों को सुनाई देता है। इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें भी मैग्नेट यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में भी मैग्नेट यूज किया जाता है, और ये है मैग्नेट, सिंपल मैग्नेट। तो ध्यान देके पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, ये पूरे के पूरे क्या है, इक्विपमेंट्स है, ये पूरे के पूरे यंत्र है, या फिर ये यूज किया जाता है सिस्टम को। लेकिन इन सब में जो यूज किया जाता है वो है मैग्नेट। ये कोई मशीन नहीं, ये तीनों के तीनों मशीन है, लेकिन ये मशीन नहीं है, इन तीनों मशीन में यूज किया जाने वाला मैग्नेट है। तो यहाँ पे और क्या होगा हमारा, यहाँ पे और होगा मैग्नेट, और सही आंसर है मैग्नेट। यही हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन what is the reason for a twinkling of the stars। तो पहले प्रश्न को समझते हैं, इसका रीजन देना है आपको। रीजन क्या है, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि जो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं, वो एनवायरमेंट में दिखाई देते हैं, या फिर जो किस तरह से दिखाई देंगे, ये है एयर। एयर एक मीडियम है, और कोल्ड एयर, या हॉट एयर एंड यहाँ पे जो कोल्ड एयर रहेंगी, कोल्ड एयर, जो हॉट एयर है वो रेयर और मीडियम है, और कोल्ड एयर है जो डेंस मीडियम है। जब लाइट ट्रैवल करता है, देखो रेयर और मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो यह इसको हम नॉर्मल समझेंगे। इसको क्या समझेंगे, इसको देखो हम नॉर्मल समझेंगे, नॉर्मल, ठीक है। और लाइट इस तरह से, इंसिडेंट रे इस तरह से जब आएगा,
जब कभी भी रे एंटर करता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, वो कहाँ पे बेंड होगा, वो जाना तो ऐसा चाहिए था, ये डॉटेड लाइन है इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन वो बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से जाएगा। ये पहले फिर से मैं बताती हूँ आपको, जब हॉट एयर है वो रेयरर मीडियम है और कोल्ड एयर है जो डेंसर मीडियम है। जब लाइट इंसिडेंट होता है या फिर एंट्रेंस करता है, रिफ्रैक्शन जब होता है लाइट का रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ये जाना तो इस तरह से चाहिए, लेकिन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ पे बेंड हुआ, देखो यहाँ पे इस तरह से बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसको समझते हैं, ये कोल्ड मीडियम का बैंड चला गया, बैंड रहता है, ये कोल्ड मीडियम का बैंड चला गया। जब लाइट एंटर हो रहा है कोल्ड एयर से रेयर मीडियम, या मीन्स कोल्ड एयर से हॉट एयर में, हॉट एयर में, तो देखो इसको हम नॉर्मल समझेंगे, यहाँ पे ये नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे क्या ये नॉर्मल है, जाना तो इस तरह से चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए, डॉटेड लाइन से वो जाना चाहिए, लेकिन जाता कैसा है, वो जाता है इस तरह से, मीन्स इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कहाँ पे जा रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है। फिर से समझ लो, हॉट एयर से कोल्ड एयर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, कोल्ड एयर से हॉट एयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दो चीजें। लेकिन जब हम हमारे एनवायरमेंट की बात करते हैं, जब हम हमारी अर्थ का एनवायरमेंट देखते हैं, ये अर्थ के ऊपर का एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट हर प्लेस पे सेम ही नहीं रहेगा, कहीं पे कोल्ड एयर रहेगी, कहीं पे हॉट एयर रहेगी, कहीं पे कोल्ड एयर रहेगी, कहीं पे हॉट एयर रहेगी। लेकिन जैसे वो कोल्ड एयर से हॉट एयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड द नॉर्मल, जब आते आते वो हमारी लाइट उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो कभी ब्राइट दिखेगा, कभी डिम दिखेगा, कभी ब्राइट दिखेगा, कभी डिम दिखेगा। इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं उसको, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्राइट और डिम की वजह से। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी वजह से क्या दिखेगा, वो स्टार आपको ट्विंकल करता हुआ दिखेगा, बिकॉज ऑफ लाइट जैसे जैसे चेंज होगी, लाइट का मीडियम जैसे जैसे चेंज होगा, उस तरह से वो हमें ट्विंकलिंग करता दिखाई देगा। ये तो आपको समझ गए कि ट्विंकलिंग क्यों करता है, लेकिन आपको लिखना है अभी, आपको आंसर किस तरह से होगा, तो आंसर हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। तो आपका आंसर लिखना है आपको पॉइंट वाइज। फर्स्ट क्या लिखेगा, द रीजन स्टार्स twinkling, starts twinkling because due to starts twinkling due to air refraction, एयर की वजह से हो रहा है नहीं है, तो क्या लिखना है, एयर रिफ्रैक्शन। इसका मतलब होता है एयर का मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट का आते आते एयर का मीडियम चेंज है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, दूसरा पॉइंट लिखना है स्टार्स आर फार अवे, स्टार्स आर, ये आपको समझ में आया है ना, तो ये आपको समझ में, इसलिए मैं इसको कट करती हूँ, फार अवे, फार अवे, स्टार्स तो बहुत दूर है, और इसकी वजह से क्या होता है, लाइट स्टार्स आर फार अवे, और इसकी वजह से क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी इज अ चेंज एंड दैट्स व्हाई लाइट passes from a different medium। तीसरा पॉइंट है passes different, एक मिनट, light passes from a different medium, so stars twinkling, ये रहेगा आपका आंसर। तो आपको इस तरह से लिखना है, आपने ये फिगर भी नहीं निकाली तो भी चलेगा, लेकिन अगर निकालते हो आप ये फिगर ईयर की, ईयर मीडियम और डेंसर मीडियम, हॉट ईयर मीडियम, और इस तरह से ये नॉर्मल, तो आपका आंसर परफेक्ट बनेगा। नहीं तो ये 3 पॉइंट भी अगर आप लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स। ये क्वेश्चन आपको आता ही है,
मैच दो कॉलम का है, जहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है और उस एक जोड़ी दी होती है, उसकी जोड़ी लगाने के लिए आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं, तीनों में से एक करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझो, फिर आपको ये इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप, आपको माइक्रोस्कोप सबको पता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एंड सिंपल, ऐसे 3 टाइप के माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पे उसका सिंपल का हमें यूज लिखना है, यूज टू ऑब्जर्व द माइन्यूट ऑब्जेक्ट। माइन्यूट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपको यूज होता है क्या? ऑप्शन बी है यूज टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज होता है, या फिर इसकी जोड़ी लगती है क्या? और नंबर सी यूज फॉर वॉच रिपेयर, वॉच रिपेयर जो होते हैं, जो वॉच की छोटी छोटी डिस्टिंग रिपेयर करते समय जो यूज किया जाता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? तो इसके लिए आपका सही और परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आपकी इसकी जोड़ी, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की जोड़ी कहाँ पे लगानी है, दोनों में से थोड़ा सा कंफ्यूजन है,